नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसमें एक सिविल अपील नंबर 11005 ऑफ 2024 जो कि अराइजेस हुई थी स्पेशली पिटीशन नंबर सिविल 17383 ऑफ 2024। इसमें अपीलेंट्स वर्सेस भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एंड अदर्स का ये केस था। और इस केस में ये बताया गया था कि ये जजमेंट जो आई थी वो 4 अक्टूबर 2024 को आई थी। और यहाँ पर जो अपीलेंट और रेस्पोंडेंट नंबर 8 ने एक मेगा प्रोजेक्ट आया था, उन दोनों ने अप्लाई किया था। एक टेक्निकल बिड थी, वो मींस फाइल की थी, और जिसमें जो अपीलेंट है उनकी जो टेक्निकल बिड थी वो रिजेक्ट कर दी गई थी, और रिस्पोंडेंट नंबर 8 की जो टेक्निकल बिड थी वो एक्सेप्ट कर ली गई थी। अब ग्रीवेंस ये थी अपीलेंट की कि उन्होंने जो जिस ग्राउंड्स पे उनको रिजेक्ट किया गया था वो ये ग्राउंड ये था कि जो डॉक्यूमेंट जो साइन किए गए थे, जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है, जो कि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन एक सब्सिडरी है गवर्नमेंट की, तो उन्होंने इस ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दिया कि इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो साइन किए थे वो 13 नवंबर 2023 को साइन किए थे, जबकि जो पावर अटॉर्नी एग्जीक्यूट की गई थी 7 नवंबर 2023 को की गई थी, और जो नोटराइज्ड हुई थी पावर अटॉर्नी वो 14 नवंबर 2023 को हुई थी। तो मींस पावर अटॉर्नी 7 नवंबर 2023 को हुई, डॉक्यूमेंट साइन किए 13/11/2023 को, लेकिन जो नोटरी की गई थी वो एक दिन बाद की गई थी, तो इस ग्राउंड पर रिजेक्ट कर दिया। और अपीलेंट का कथन ये भी था, मींस ग्रीवेंस ये भी थी कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है उनके डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट नहीं थे, और लास्ट डेट के बाद उनसे मींस मांगे गए कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको पूरा करो। मींस रिस्पोंडेंट नंबर 8 से कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरा करो। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को लास्ट डेट के बाद जो है वो दिए, मींस फाइल किए थे। तो यहाँ पर ग्रीवेंस ये थी, अब गवर्नमेंट मींस केस पहले हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने जो है कोई रिलीफ नहीं दी अपीलेंट को, फिर फाइनली मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया। तो यहाँ पर ये ग्राउंड रेज किए थे। गवर्नमेंट ने कहा था कि जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स अफेयर्स का मैटर है, इसमें जुडिशियल रिव्यू का स्कोप नहीं है, लेकिन माननीय कोर्ट ने यहाँ अपीलेंट को रिलीफ दी और कहा कि आपका जो प्रोसीजर है, गवर्नमेंट को कहा कि आपका जो प्रोसीजर है वो आपका फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट मैनर पे होना चाहिए, और ये किसी तरह से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए कि आर्बिट्रेरी ना हो, इलीगल ना हो, डिस्क्रिमिनेटरी ना हो, और ना ही कोई वायलेटिव हो आर्टिकल 14 का। तो यहाँ पर फाइनली ये रिलीफ दिया कि जो टेक्निकल बिड थी जो रिजेक्ट की गई थी अपीलेंट की, उसको अलाउ किया, और रिस्पोंडेंट नंबर 8 की थी उसको कहा कि ये जो उनकी जो डेफिशिएंसी थी वो मेंटेनेबल नहीं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स इनके पूरे नहीं थे। और साथ में ये कहा कि रिस्पोंडेंट को कि वो आप दोबारा से फ्रेश जो टेंडर प्रोसेस है वो निकालें प्रोजेक्ट का। ये मेगा प्रोजेक्ट था, उसमें दोबारा से आप निकालें। तो ये आइए इसके कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और साथ में इस जजमेंट में हम एक चीज देखेंगे, वो था वेडनेसबरी प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस, इसका जिक्र किया गया इस जजमेंट में। वेडनेसबरी प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस क्या है, वो निकाला गया है कि वो ओरिजिनेट हुआ था एसोसिएटेड प्रोविजनल पिक्चर हाउसेस लिमिटेड वर्सेस वेडनेसबरी कॉर्पोरेशन 1948। एक केस हुआ था, ये फॉरेन जजमेंट है, और इसमें ये बताया गया था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है इसमें यूज होता है, जो डिटरमाइन करता है कि जो डिसीजन जो पब्लिक अथॉरिटी का क्या वो लॉफुल और रीजनेबल है। तो इसमें कई की एस्पेक्ट्स थे वेडनेसबरी प्रिंसिपल के, कि पहले एक रीजनेबल टेस्ट फॉर रीजनेबलनेस का एक टेस्ट होता है। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो डिसीजन जो है वो अगर अनरीजनेबल है और इरेशनल भी हो सकता है, कोई भी रीजनेबल पर्सन है अगर इसमें कोई भी उस डिसीजन पे नहीं आ सकता है तो इसको हम अनरीजनेबल मानेंगे। और दिस मीन्स डिसीजन जो है वो एक जो रेंज ऑफ रिस्पॉन्सेज है और रीजनेबल अथॉरिटी के जो रेंज ऑफ रिस्पॉन्सेज के अंदर आएगा तभी उसको कंसिडर किया जाएगा। तो और यहाँ पर बताया था कि हाई थ्रेशोल्ड फॉर रिव्यू, तो इसमें कहा था कि कोर्ट जो है वो हमेशा हाई थ्रेशोल्ड लेंगी
जब भी रिव्यू करेगी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को अंडर वेडनेसबरी प्रिंसिपल पे। मींस अगर कोई पाया जाता है कि डिसीजन जो अनवाइज है, इनकरेक्ट है, वो सफिशिएंट नहीं होगा, लेकिन इसको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से डिसीजन जो है वो फंडामेंटली फ्लॉड था, किस तरीके से इन वे जिसकी मतलब किस तरीके से फंडामेंटल फ्लॉ था जिसकी वजह से वो अनरीजनेबल हुआ। तो इस साथ में ये वेडनेसबरी प्रिंसिपल का जिक्र इस जजमेंट में किया गया है। तो आइए इसके कंटेंट्स को देखते हैं, क्या था ये जजमेंट और क्या कहती थी ये जजमेंट। तो यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया है, 25 पेज की जजमेंट है, इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आया कि जो रिस्पोंडेंट है, जो एक भारत कोकिंग कोल लिमिटेड है, जो क्या वो जस्टिफाइड थी टेक्निकल बिड ऑफ अपीलेंट, जब टेक्निकल बिड ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 8 की कंपनी है उसको सक्सेसफुल बिडर कह दिया। तो रिस्पोंडेंट जब नंबर 8 ने कोई कंप्लाई भी नहीं किया था मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को, जब वो अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए थे जो कि रिलेट करते थे एक क्लॉज 10 NIT जिसे कहा गया नोटिस इनवाइटिंग टेंडर्स में जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट भी नहीं किए थे, तो उनकी जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं भी कंप्लीट थी उसको सक्सेसफुल बिडर क्रिएट कर दिया और रिस्पोंडेंट नंबर मीन्स जो अपीलेंट है उनकी जो बिड थी उसको मीन्स उसको रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। अब यहाँ पर बताया अपीलेंट जो है वो उन्होंने जजमेंट और ऑर्डर को असेल्ड किया था, मीन्स चैलेंज किया था। वो जजमेंट ऑर्डर आया था 18 जुलाई 2024 को, जिसमें हाई कोर्ट ऑफ झारखंड और रांची ने जो उनकी जो रिट पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दी थी और जो जजमेंट मीन्स जो डिसीजन लिया गया था टेक्निकल बिड कमेटी का उसको कंफर्म कर दिया था। तो टेक्निकल बिड कमेटी का डिसीजन आया था 6 मई 2024 को और जो हाई कोर्ट ने डिसमिस की थी 18 जुलाई 2024 को। अब बताया गया कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है वो एक सब्सिडरी कोल इंडिया लिमिटेड की कंपनी, जो कोल इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है गवर्नमेंट की, उसकी सब्सिडरी है और रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 7 थे वो अथॉरिटीज और एम्प्लॉयज थे BCCL के। और 16/8/2023 को मीन्स 2023 में 16 अगस्त 2023 को रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने एक टेंडर निकाला था, रेफरेंस NIT नंबर सो एंड सो था। वो प्रोजेक्ट था रीओपन करना, सैल्वेज, रिहेबिलिटेट, डेवलप और कंस्ट्रक्ट करना, ऑपरेट करना फॉर इवैक्यूएशन मीन्स एक्सकवेशन, नॉट इवैक्यूएशन, इज एक्सकवेशन 1 एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल फ्रॉम अमालगेटेड ईस्ट, जो जगह सो एंड सो जगह है वो कोल माइन से निकालना था कोला और डिलीवरी करनी थी अथॉरिटी एट बस्ता कोला एरिया ऑफ BCCL। मीन्स यहाँ से निकाल के ऑपरेट करके जो भी प्रोसेस था वो उसके बारे में बताया गया, प्रोजेक्ट क्या था और रेवेन्यू था वो शेयरिंग बेसिस पे होगा। 25 साल का ये मेगा प्रोजेक्ट था और रिस्पोंडेंट कंपनी है जो उन्होंने जो रिस्पोंडेंट नहीं, जो अपीलेंट की जो कंपनी है उनका जो बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन आया था 7 नवंबर 2023 को, उन्होंने अथोराइज किया अपने डायरेक्टर को कि वो पार्टिसिपेट करें टेंडर में और एक एग्जीक्यूट भी कर दी, एक पावर टॉनी थी, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में उनके फेवर में पावर टॉनी दे भी दी गई और उस पावर टॉनी को नोटराइज्ड किया गया था 14 नवंबर 2023 को। मीन्स रेजोल्यूशन जो पास किया था वो 7 को किया था और पावर टॉनी मीन्स जो दे दी गई थी और जो पावर टॉनी को नोटरी जो मीन्स पावर टॉनी के पास उसको अटेस्ट कराना पड़ता वो नोटराइज्ड की गई थी 14 नवंबर 2023 को। और अपीलेंट ने यहाँ पर टेंडर पे पार्टिसिपेट किया था और अपनी जो बिड है वो सबमिट की थी 29 नवंबर 2023 को। मीन्स नोटरी को दिया गया 14 से नोटराइज्ड किया गया और 29 नवंबर 2023 को दिया। अब जो टेक्निकल बिड्स थी टेंडर की वो ओपन की गई थी 4 दिसंबर 2023 को। इवैल्यूएशन करने के बाद अपीलेंट को ये डिस्क्वालीफाई कर दिया 6 मई 2024 को। टेंडर समरी थी, वो रिपोर्ट थी वो 7 मई 2024 को आई। उसमें बताया कि अपीलेंट ने का इस ग्राउंड पर रिजेक्ट किया था कि उन्होंने क्लॉज 10 ऑफ NIT जो था पार्ट 1 कवर 1 अंदर अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो OID पॉइंट नंबर 2 था अपेंडिक्स, उस ग्राउंड पे रिजेक्ट किया। उसमें एक्सप्लेनेशन दिया पावर टॉनी फॉर साइनिंग ऑफ द बिड। तो अब यहाँ पर बताया कि जो फाइनेंशियल बिड्स और दूसरे जो टेक्निकल क्वालिफाइड बिडर्स थे उनकी भी ओपन की गई थी 7 मई 2024 को और रिस्पोंडेंट नंबर 8 की जो कंपनी थी उसको सक्सेसफुल बिडर था वो डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ से अपील क्योंकि उनकी रिजेक्ट कर दी अपीलेंट की और रिस्पोंडेंट नंबर 8 की वो सक्सेसफुल बिडर डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ से
उस जो डिसीजन आया था रिस्पोंडेंट बीसीसीएल का, उसको अपीलेंट ने चैलेंज किया। रिट पिटीशन थी वो हाई कोर्ट में फाइल की, और जो कि हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी अपने ऑर्डर से। और 23/8/2024 को कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया था रिस्पोंडेंट को, और लर्नेड काउंसिल जो अपेयर हुए रिस्पोंडेंट के, जो ऑन कीवर्ड पे उन्होंने अश्योर कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट के कि वो आगे प्रोसीड नहीं करेंगे जब तक विद द प्रोजेक्ट इन क्वेश्चन। तो अब इससे क्लैरिटी मिलने के बाद जो डिसीजन लिया गया था टेंडर रिकमेंडेशन कमेटी का बीसीसीएल का, और वो हुआ था 6 मई 2024 को। वी हैड, अब कोर्ट ने कहा, ओरिजिनल फाइल को मंगवाया गया और इंटायर टेंडर प्रोसीडिंग्स जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 से 7 थी, और जो ऑर्डर आया था 17 सितंबर 2024 को, और उसको कोर्ट ने प्रोड्यूस करवाया और प्रिज्यूअल किया, मीन्स देखा उसको। और सबमिशंस आए थे लर्नेड एडवोकेट्स के। सीनियर एडवोकेट जो हैं वो अपेयर हुए अपीलेंट के, उन्होंने सबमिट किया कि जो रीजन था रिजेक्ट करना अपीलेंट की टेक्निकल बिड का, वो ग्रॉसली आर्बिट्रेरी था और डिस्क्रिमिनेटरी था, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 की जो बिड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, जो कि उन्होंने एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी अकॉम्पनी नहीं किए थे, और जबकि वो फाइल किए गए थे, सब्सिक्वेंटली फाइल किए गए थे, और ताकि वो एलिजिबिलिटी को उनकी कंप्लीट नहीं हो रही थी, उसके बाद उन्होंने फाइल किए थे डॉक्यूमेंट को, उसको ताकि वो जो लैक ऑफ एलिजिबिलिटी हुई है उसको पूरा कर सके। और साथ में ये सबमिशन थी कि अपीलेंट ने सारे डॉक्यूमेंट कंडीशन से एनआईटी के उसको कंपाइल किया, मींस कंप्लाइड किया, सॉरी नॉट कंपाइल्ड, कंप्लाइड किया। और टेक्निकल बिड थी वो एक्सट्रेनियस, अनावश्यक, एक्सट्रेनियस मींस अनावश्यक ग्राउंड्स पे जो है वो रिजेक्ट कर दी टेक्निकल बिड कमेटी ने। और जो बिड डॉक्यूमेंट्स जो साइन हुए थे वो 13 नवंबर 2023 को हुए थे, और पावर टॉनी जो थी वो नोटराइज्ड की गई थी 14 नवंबर 2023 को, और बिड डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किए गए थे वो किए गए थे 29 नवंबर 2023 को, जबकि वो टाइम पीरियड के टाइम पीरियड के अंदर डाले गए थे, स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर, और जितनी भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स थी उसको कंप्लाइड किया था। और जो सीनियर काउंसिल ने कुछ डिसीजंस भी थे कोर्ट के, वो उस पर रिलाइड किया और कहा कि जो डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट है और इंस्ट्रूमेंटेलिटीज का, जो गवर्नमेंट और इंस्ट्रूमेंटेलिटीज का जो डिसीजन है उसको टेस्ट करना चाहिए बाय द एप्लीकेशन ऑफ द वेडनेसबरी प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस, और जो कि फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरीनेस हो। तो मींस वेडनेसबरी प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस का उसको टेस्ट करना चाहिए और आर्बिट्रेरीनेस से फ्री होना चाहिए। और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन को देखते हुए ये कहा कि अपीलेंट की जो बिड थी वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थी और फेवरेबल थी, वो 700 करोड़ के आसपास की थी, जो कि रिस्पोंडेंट नंबर बीसीसीएल के साथ थी, बीसीसीएल के साथ। और कहा कि अलॉट कर देना रिस्पोंडेंट 8 को, जो कि इनएलिजिबल थे, और एक लॉस हुआ है जो पब्लिक को, जो कि इसके लिए रिस्पोंडेंट बीसीसीएल के थ्रू ही जो है वो लॉस हुआ है। और अब यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल थे वो अपेयर हुए, उन्होंने मीन्स जो गवर्नमेंट की साइड से, और सीनियर काउंसिल्स भी अपेयर हुए 1 to 7 की साइड से, और उन्होंने कहा कि उनका जो डिसीजन था वो जस्टिफाइड था, क्योंकि टेंडर इवैल्यूएशन कमेटी ने टेक्निकल बिड थी वो अपीलेंट की रिजेक्ट की थी, और कहा कि जो पावर टॉनी था वो 7 नवंबर को दिया गया और नोटरी करवाई उन्होंने 14 नवंबर 2023 को। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो एग्जीक्यूट किए गए थे वो 13 नवंबर 2023 को थे, जो कि नॉट इन कॉन्सोनेंस, जो क्लॉज 10 जो पार्ट 1 कवर ओआईडी ऑफ एनआईटी का, तो उसके अकॉर्डिंगली एक नहीं थे, मीन्स मैच नहीं करते थे, मीन्स उसके साथ नहीं, जो रिक्वायरमेंट थी वो उसके साथ कंप्लाई नहीं कर रहे थे। और जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जब आपने एग्जीक्यूट कर दिए 13 नवंबर 2023 को, और कोई उनकी अथॉरिटी नहीं थी, जबकि एग्जीक्यूटेंट की कोई अथॉरिटी नहीं थी, क्योंकि नोटरी जो हुआ था 14 को हुआ था। आप कहा कि साइन कैसे कर दिए जब नोटरी जो है वो 14 को किया गया था, नोटराइज्ड किया गया था, और पावर टॉनी बेशक 7 को हो गई थी, अब इसलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो उनका मैच नहीं कर रहा था। और फर्दर सबमिट किया कि जो शॉर्टफॉल्स थे, क्योंकि बीसी जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 के थे वो शॉर्टफॉल था, और चूंकि अपीलेंट है वो उसको रिप्लेस कराना चाहते हैं, तो अब हमने जो है उसको रिप्लेस करने की जो अलाउ नहीं कर सकते, बल्कि जो शॉर्टफॉल, जो डेफिशिएंसी थी डॉक्यूमेंट की, उसको हमने अलाउ किया था। तो इसलिए रिस्पोंडेंट नंबर 8 की जो थी वो एक डेफिशिएंसी थी, उनको क्लैरिफिकेशन दिया गया था, और मींस और तो यहाँ पे बताया कि साथ में ये सबमिशन भी दिया था कि जुडिशियल रिव्यू जो भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट देती है उसमें जुडिशियल रिव्यू का स्कोप लिमिटेड होना चाहिए,
कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर कोर्ट कुछ पाती भी है आर्बिट्रेरीनेस है और टेंडर जो है वो मॉडिफाइड मैनर पर भी दीजिए, तब भी कोर्ट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब कुछ कैटिना ऑफ डिसीजंस थे उस पर भी रिलाई किया ताकि वो अपने सबमिशंस को बिटरेस्ट में सपोर्ट कर सके। और रिस्पॉन्डेंट नंबर 8 के भी काउंसिल थे, वो अपेयर हुए, उन्होंने एक सबमिशंस मींस अडॉप्ट की, वही जो 1 to 7 ने दी थी, और कहा था कि वो सक्सेसफुल बिडर हैं। और कोर्ट जो है एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे नहीं करना चाहिए कि जो डिसीजन जो लिया जा चुका है उसको स्कैन करे और जो स्मॉल मिस्टेक है उसको बिग ब्लंडर की तरह पेश करे। अब कोर्ट ने अपना एनालिसिस क्या किया देखते हैं। दोनों के पार्टीज के सबमिशन सुनने के बाद कोर्ट ने पहले देखा नोटिस इनवाइटिंग टेंडर क्या था, जो कि रिस्पोंडेंट बीसीसीएल ने दिया था 16 अगस्त 2023 को, जिसके मींस जो नोटिस के बाद ही अपीलेंट और रिस्पोंडेंट 8 ने अपने रिस्पेक्टिव बिड डॉक्यूमेंट्स थे वो सबमिट किए थे। अपीलेंट कंपनी ने अपना जो बोर्ड रेजोल्यूशन था वो पास किया था 17 नवंबर 2023 को, जिसमें से डायरेक्टर जो है उनको कहा कि वो पार्टिसिपेट करें टेंडर पे, और पावर टॉर्नी भी उनको दे दिया गया था 7 नवंबर 2023 को इन फेवर। पावर टॉर्नी को नोटराइज्ड किया गया था 14 नवंबर 2023 को। ये डिस्प्यूट नहीं था, अब कोर्ट ने कहा ये डिस्प्यूट नहीं था कि अपीलेंट ने सबमिट और अपलोड जो बिड डॉक्यूमेंट्स थे वो 29 नवंबर 2023 को किया था, जबकि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन थी 1 दिसंबर 2023 को थी। सारी कंट्रोवर्सी ये थी कि 7 को पावर टॉर्नी दी गई, साइन जो थे वो 13 को की गई, लेकिन नोटरी एक दिन के बाद की गई 14 को। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि लास्ट डेट से पहले तो सबमिट किया उन्होंने, सबमिशन जो थी वो 1 दिसंबर 2023 लास्ट डेट थी, उन्होंने सबमिट जो है वो 29 नवंबर 2023 को कर दिए थे। तो यहाँ पर कहा कि ये डिस्प्यूट नहीं था, टेक्निकल बिड्स जो है वो ओपन की गई थी 4 दिसंबर 2023 को, और अपीलेंट को डिक्लेयर कर दिया था डिस्क्वालीफाइड 4 मई 2024 को, और जो एग्जैक्ट टेंडर समरी रिपोर्ट थी वो 7 मई 2024 को आई, और जो कॉलम रिमार्क्स था उसमें कहा कि अपीलेंट ने कंप्लाई नहीं किया क्लॉज नंबर 10 सो एंड सो जो था उसका, जो अपेंडिक्स 2 जो बता रहा था कि पावर टॉर्नी फॉर साइनिंग ऑफ द बिड। अब कोर्ट ने कहा कि ये कोई डिस्प्यूट नहीं था, रिस्पोंडेंट नंबर 8 ने भी सबमिट नहीं किए थे, स्कैन्ड कॉपीज ऑफ ऑडिटेड बैलेंस शीट्स थी वो सबमिट नहीं किए थे, जो कि सबमिट करनी जरूरी थी, जो एज पर द क्लॉज 10 ऑफ एनआईटी जो कहता है। अब जब सबमिट और अपलोड करते समय टेंडर डॉक्यूमेंट्स पे जब क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी रिस्पोंडेंट 8 से कि आपका ये शॉर्टफॉल है डॉक्यूमेंट को, तब ऑडिटेड बैलेंस शीट थी वो सबमिट की गई थी 17 अप्रैल 2024 को, और टेक्निकल बिड्स जबकि ओपन किए गए थे मींस दिसंबर में ओपन कर दिए गए थे, मींस वो ओपन किए गए थे 4 दिसंबर 2023 को। तो बैलेंस शीट खोली गई थी 7 अप्रैल 2024 को, लगभग 4 महीने बाद, 4.5 महीने बाद। तो यह भी ये कहा कि ये भी डिस्प्यूट नहीं था कि जो फाइनेंशियल बिड्स थी 2 टेक्निकल क्वालिफाइड बिडर्स की वो ओपन की गई थी 7 मई 2024 को, और रिस्पोंडेंट नंबर 8 को सक्सेसफुल बिडर था वो डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम जो इंटायर कंट्रोवर्सी थी वो इंटरप्रिटेशन निकालनी पड़ेगी, क्लॉज 10 एनआईटी की थी और उसको रिप्रोड्यूस किया। क्लॉज 10 क्या कहता था, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर का क्लॉज 10 क्या कहता था, और नोटिस इनवाइटिंग टेंडर का जो क्लॉज था वो पूरा यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया है कि बिडर्स जो है वो फर्निश करेंगे, नेटवर्थ कितनी है उनकी, टोटल इनकम कितनी है, 3 फाइनेंशियल ईयर्स जो बिडर थे, और फॉर्मेट जो था मेंबरशिप नंबर अगर चार्टर अकाउंटेंट का है वो विच एवर इज एप्लीकेबल, स्कैन कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स as specified in paragraph number 10 of NIT in relation to the financial capacity। तो ये सारे डॉक्यूमेंट थे, ये रिक्वायरमेंट्स थी, उसका जो 10 था पार्ट वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया, और जो टेंडर के अंदर मांगा गया था ये सारा डिटेल है। अब यहाँ पर कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दी, यह कोर्ट ने कहा इट्स पर्टिनेंट टू नोट कि जो रिक्वेस्ट फॉर बिड थी जो नेक्स्ट की गई थी एनआईटी में, जिसमें इंस्ट्रक्शंस थी बिडर को सेक्शन 2 में, तो क्लॉज 2.16 से इंस्ट्रक्शंस कहती थी अगर कोई भी मींस बिडिंग इंस्ट्रक्शंस को नॉन कॉम्प्लाई किया जाएगा जिसकी वजह से बिड है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो क्लॉज 2.25 जो ये साफ कहता था कि बिडर जो होगा वो फर्निश्ड करेगा अपने डॉक्यूमेंट्स जो लिस्टेड थे पैरा नंबर 9 के अंदर एंड पैराग्राफ नंबर 10 ऑफ द एनआईटी। तो कोर्ट ने कहा कि अगर हम
जो क्लॉज 10 को देखें परस्यू करने, तो वहां से क्लियरली ट्रांसपायर्स होता है कि जो बिडर्स हैं उनको अपनी इंफॉर्मेशन फर्निश करनी चाहिए थी और स्कैंड कॉपीज थे डॉक्यूमेंट्स के, जो भी उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, जो कि पर्टिकुलरली जो, ताकि वो अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी को सब्सटेंशिएट कर सकें। सब्सटेंशिएट करने के लिए फाइनेंशियल कैपेसिटी को बिल्डर्स को जरूरी था, ऑब्लाइज था कि वो स्कैंड कॉपीज जो हैं ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट्स की मिनिमम 3 फाइनेंशियल ईयर्स की दें, जो कि बिडर द्वारा चूज की जाएंगी एज चूजन बाय द बिडर, और कंप्राइज्ड ऑफ ऑडिटेड बैलेंस शीट्स भी होनी चाहिए और प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अकाउंट ऑफ द बिडर भी होना चाहिए, अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स जो बताए गए थे। तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी एनआईटी की, जो कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था, जो कि ट्रांसपायर्स करता है क्लॉज 2.25 ऑफ द आरएफपी। तो यहाँ पर कहा कि रिस्पोंडेंट नंबर 8 ने सबमिट नहीं की थी स्कैंड कॉपीज ऑफ ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट्स को 3 फाइनेंशियल ईयर्स की, जब उन्होंने बिड डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया था, अपलोड किया था। बिफोर लास्ट डेट फिक्स थी 1 दिसंबर 2023 की, लेकिन उन्होंने सबमिट किया 17 अप्रैल 2024 को, लगभग 4.5 महीने बाद, 4.5 महीने, जो वो भी तब किया जब क्लैरिफिकेशन जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 से मांगा गया कि जब टेक्निकल बिड्स थी वो ओपन की गई थी 4 दिसंबर 2023 को। अब टेक्निकल बिड थी वो रिजेक्ट कर दी गई थी, रिस्पोंडेंट अपीलेंट की जो टेक्निकल बिड थी वो रिजेक्ट कर दी थी रिस्पोंडेंट्स ने 6 मई 2024 को, इस ग्राउंड पे कि उन्होंने क्लॉज 10 ऑफ एनआईटी जो है, अदर डॉक्यूमेंट्स जो है, पावर अटॉर्नी फॉर सो एंड सो फॉर साइनिंग द बिड थी, वो यहाँ पर कोर्ट ने कहा ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता रिस्पोंडेंट अथॉरिटीज को कि वो टेक्निकल बिड रिस्पोंडेंट नंबर 8 की ले ले, और जबकि उन्होंने कॉम्प्लाई भी नहीं किया उस मैंडेटरी क्लॉज को। और रिस्पोंडेंट नंबर बीसीसीएल का कहा कि वो मेजरेबली फेल टू जस्टिफाइड किस तरह कर रही है कि टेक्निकल बिड थी रिस्पोंडेंट नंबर 8 की, वो एक्सेप्ट कर ली गई है, और जबकि उन्होंने और लेन सबमिशन ये दी थी ऑन द बिहाफ ऑफ बीसीसीएल रिस्पोंडेंट द्वारा कि जो टेंडर इवैल्यूएशन कमेटी ने वो जो डॉक्यूमेंट्स की जो कमी है, शॉर्टफॉल है, वो मंगवा सकती है, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं कर सकती डॉक्यूमेंट्स को। और रिस्पोंडेंट नंबर 8 को सिर्फ ये कहा था कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स की जो कमी है वो पूरा करें, वो सबमिट करें। और यहाँ पर कोर्ट ने कहा हम ना तो इससे इम्प्रेस्ड हुए, ना ही हम इसे एक्सेप्ट करते हैं इस तरह की इस सबमिशंस को, और टेक्निकल बिड थी रिस्पोंडेंट नंबर 8 की, उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए था एट द थ्रेशोल्ड, क्योंकि उन्होंने नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ द क्लॉज 10 ऑफ एनआईटी, जो क्लॉज 10 की जो एनआईटी का जो नोटिस इनवाइटिंग टेंडर्स का जो क्लॉज के मुताबिक उन्होंने कॉम्प्लाई ही नहीं किया था। तो इसमें कोई लीगल जस्टिफिकेशन रीजन नहीं बनता कि वो टेक्निकल बिड जो है वो मींस अपीलेंट की रिजेक्ट कर दें। तो एडमिटेडली अब यहाँ पर बताया कि जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स थे वो अपीलेंट द्वारा सबमिट किए गए थे, पावर अटॉर्नी थी उसमें अथोराइज्ड किया था कि वो अपीलेंट को के बिहाफ पे मींस वो जिनको नॉमिनेट किया था डायरेक्टर जो थे उनको नोटराइज्ड कर दिया, मींस उन्होंने नोटरीज भी करवाया था डॉक्यूमेंट से। अब सिर्फ इस ग्राउंड पे कि जो बिड डॉक्यूमेंट्स थे वो साइन किए थे उन्होंने 13 नवंबर 2023 को बाय अथोराइज सिग्नेचरी जो थी, और उसके बेसिस पे जो पावर अटॉर्नी थी जो पावर अटॉर्नी थी ऑन द बेसिस मींस जो पावर अटॉर्नी के बेसिस पे उन्होंने सिग्नेचरी थे वो उन्होंने साइन किए थे 13 नवंबर 2023 को, और पावर अटॉर्नी जो थी वो नोटराइज की थी 14 नवंबर 2023 को। अब यहाँ पे कहा कि ये कोई इट कुड नॉट बी सेड दैट कि जो सेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अपीलेंट कंपनी है उन्होंने प्रोसेस नहीं किया था रिक्विजिट अथॉरिटी को कि वो सबमिट करें डॉक्यूमेंट को ऑन डे जब बिड डॉक्यूमेंट्स थे वो सबमिट किए गए थे, और नॉट इट कुड बी सेड कि कोई भी इस प्रकार की जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स थी क्लॉज 10 की उन्होंने कॉम्प्लाई ना की हो। और कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है एनआईटी का जो नोटिस इनवाइटिंग टेंडर में कि जो पावर अटॉर्नी जो है उसको पहले मींस साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट से पहले उसको नोटराइज्ड करनी पड़ेगी। तो ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसा एनआईटी के अंदर जो नोटिस इनवाइटिंग टेंडर था क्लॉज 10 के अंदर इसका ही मेंशन नहीं किया था कि पहले आप नोटरी करवाएंगे फिर उसके बाद ही साइन करेंगे, ऐसा कहीं नहीं मेंशन किया था। और पार्ट 1 कवर 1 ऑफ क्लॉज 10 जो एनआईटी था वो सिर्फ वो प्रिटेन करता था कि अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के जो कि द ओनली इसमें सिर्फ ये इस प्रकार की रिक्वायरमेंट थी कि आप स्कैन कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हैं वो फाइल करेंगे जो कि सेल्फ सर्टिफाइड होंगी और नोटराइज्ड होंगी और सर्टिफाइड होंगी, जो कि अपलोड करनी पड़ेंगी बाय द बिडर इन सपोर्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन डिक्लेरेशन ऑनलाइन बाय द बिडर देगा अगेंस्ट ईच क्राइटेरिया। अब यहाँ पे बताया कि इट वाज स्टेटेड दैट जो भी फॉर्मेट जो बताया गया था नेक्स्ट किया था उसके अकॉर्डिंगली उसी फॉर्मेट पे देनी होगी।
जो पावर अटॉर्नी जो सबमिट की थी अपीलेंट ने वो फॉर्मेट में द्वारा दी गई थी, एज पर द फॉर्मेट दी थी, लेकिन वो ड्यूली नोटराइज थी 14 नवंबर 2023 को। और रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट जो थे और ऑल नोटराइज पीओ थी वो सबमिट करनी थी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन से पहले। साइन मींस उन्होंने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि सारी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी तरह से कॉम्प्लाई की थी। 7 नवंबर को उनको पावर अटॉर्नी दी गई, सिग्नेचर उन्होंने 13 को कर ली, लेकिन नोटरी है एक दिन बाद करवाया। और लेकिन जो सबमिशन थी, जो डॉक्यूमेंट्स की जो सबमिशन थी वो लास्ट डेट ऑफ जो डेट थी उससे पहले उन्होंने सबमिट कर दिया था, जो कि 29 नवंबर 2023 था। आप यहाँ पर कहा कि ये अपोजिट टू नोट दैट कि जो सेक्शन 2 जो है पावर अटॉर्नी एक्ट क्या कहता है कि जो डनी ऑफ पावर अटॉर्नी है वो अगर उसे लगता है इफ इट थिंग्स फिट वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट को और एनीथिंग इन एंड हिज ओन ने, या तो अपने नाम पे और सिग्नेचर और एज वेल एज हिज ओन सील, जहां सीलिंग की रिक्वायरमेंट होगी बाय द अथॉरिटी ऑफ द डोनर ऑफ द पावर के द्वारा। एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट जो थिंग जो होगी जो एग्जीक्यूट की जाएगी वो इफेक्चुअल होगी इन लॉ, और जैसे कि वो उन्होंने खुद जैसे कि वो एग्जीक्यूट की गई हो और डन की हो बाय द डनी इन द ऑफ द पावर इन द नेम। जो डनी की जो पावर होगी इन जो उनके नाम पे होगी विद सिग्नेचर एंड सील। डोनर जो होगा और एक डोनर जो देगा और डोनी जो होगा वो उसी तरीके से मतलब पावर अटॉर्नी की जो डेफिनेशन थी वो बताई थी। तो इंस्टेंट केस में यह कहा कि जो पावर अटॉर्नी जो थी वो एग्जीक्यूट कर दी गई थी इन द फेवर ऑफ डोनी। तो जो सिग्नेचरी और डॉक्यूमेंट्स थे वो नोटराइज्ड कर लिए, मींस वाज ड्यूली नोटराइज्ड, उसको नोटराइज्ड कर लिया गया था, मींस साइन करने के बाद जो पावर अटॉर्नी को उन्होंने नोटरी किया 14 को, लेकिन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन से पहले, बिफोर द डेट ऑफ सबमिशन से पहले उन्होंने सबमिट कर दिया था। और अपर जो अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो भी सबमिट कर दिए थे एज पर द एनआईटी बाय द अपीलेंट जब लास्ट डेट ऑफ सबमिशन से पहले, जो कि फिक्स की थी रिस्पोंडेंट बीसीसीएल ने। तो यहाँ पर कहा कि कोई लीगल और जस्टिफिकेशन ग्राउंड नहीं बनता कि उस टेक्निकल बिड जो थी अपीलेंट की उसको रिजेक्ट कर दें। अब यहाँ पे बताया कि जो टेक्निकल जो भी एक्शन था रिस्पोंडेंट बीसीसीएल का जो इसमें रिजेक्ट कर दी थी टेक्निकल बिड की अपीलेंट को, वो एब्सोल्युटली एक्सट्रोनियस ग्राउंड्स पे की गई थी। एक्सट्रोनियस मींस अनावश्यक ग्राउंड पे की गई थी और एक्सेप्ट कर ली थी टेक्निकल बिड ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 8 को, जबकि उन्होंने सबमिट भी नहीं किए थे और कंप्लाई भी नहीं किया था, जो कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी क्लॉज 10 ऑफ एनआईटी। और लेकिन जबकि उनको सब्सिक्वेंटली कॉल की गई कि आप ये डॉक्यूमेंट्स पूरा करें, फर्निश करें, तो उसके बाद ही उस फर्निश किया। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा ये टोटली आर्बिट्रेरी था, मनमाना था और इलीगल था, गैर कानूनी था। तो अब यहाँ पर कहा कि ये कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, लीगल प्रोपोजिशन ऑफ लॉ जो 13 ऑफ डिसीजन के उठ के आए हैं। जो लैंडेड काउंसिल ऑफ रिस्पोंडेंट ने बताया कि कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ अपील के तौर पर नहीं बैठ सकती, क्योंकि जो भी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए जाते हैं तो वो रिव्यू करना चाहिए, जिसमें मींस वो सिर्फ रिव्यू कर सकती है जब वो डिसीजन लिया गया हो। और गवर्नमेंट और इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ को फ्रीडम होती है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट को देने की फ्रीडम होती है। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा बेशक होती है इसमें, लेकिन एक वेल सेटल्ड लॉ है डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट और इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ का कि जो उनका जो डिसीजन जो है वो फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरीनेस होना चाहिए, मीन्स मनमाने डिसीजन की तरह नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी। कोई भी गवर्नमेंट डिसीजन ले वो मनमाना तरीके से ना ले, लेकिन और कोई भी डिसीजन जो है वो बायस नहीं होना चाहिए कि एक तरफा किसी को दिया जा रहा है, एक के पर से झुकाव दिया जा रहा है, तो बायस नहीं होना चाहिए। और एक्चुएटेड बाय मैलिफाइडनेस, मैलिफाइड तरीके से भी नहीं दिया होना चाहिए। गवर्नमेंट बॉडीज जो है वो पब्लिक अथॉरिटीज है, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फेयरनेस अडॉप्ट कर अपहोल्ड करें, इक्वलिटी समानता दें, और पब्लिक इंटरेस्ट मीन्स लोक कल्याण के लिए होना चाहिए जब भी वो डील करें कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर्स को। और राइट टू इक्वलिटी जो है, जो दी गई है राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 के अंदर, वो कहा है कि वो अबहॉर्स द आर्बिट्रेरीनेस को अबहॉर करती है। और पब्लिक अथॉरिटी जो है वो उनको इंश्योर होना चाहिए, करना चाहिए कि वो कोई बायसनेस नहीं है, फेवरेटिज्म नहीं है, आर्बिट्रेरीनेस भी नहीं है। जब दिखाना कुछ नहीं दिखाना चाहिए आर्बिट्रेरीनेस जब भी वो बिडिंग प्रोसेस करती हो। जो एंटायर बिडिंग प्रोसेस अगर कैरिड आउट है ना, एक पारदर्शिता होनी चाहिए, जो भी बिडिंग प्रोसेस जो भी कर रही है गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो एक ट्रांसपेरेंट मैनर पे देनी चाहिए। अब यहाँ पे कहा कि हम कुछ वेल एस्टेब्लिश्ड टेनेंट्स ऑफ द डिसीजन थे, जो कि स्कोप ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन इन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में जो कोर्ट ने इंटरवेन किया है। एक था स्टर्लिंग कंप्यूटर्स लिमिटेड वर्सेस एमएन पब्लिकेशन लिमिटेड एंड अदर्स, ये डिसीजन आया था
1993 का, दूसरा था टाटा सेलुलर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके जो से जजमेंट थी उस पर रिलाई किया। और देखिए पैरा नंबर 5 पे ये बताया कि जो गवर्नमेंट जो है वो फ्रीडम होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की। इन अदर वर्ड्स जो फेयर प्ले होना चाहिए इन द जॉइंट्स इन नेसेसरी कॉन्कोमिटेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो फंक्शन करती हो इन एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस पे। हाउएवर अब यहाँ पर उस जजमेंट में भी क्या बताया गया था कि डिसीजन मस्ट नॉट ओनली बी टेस्टेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ वेंसबरी प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस, मींस जो डिसीजन जो है वो उसको टेस्ट करना पड़ेगा जो जब वेंसबरी प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस की एप्लीकेशन में लगाना पड़ेगा। मींस जब वो मींस डिसीजन को टेस्ट करना पड़ेगा, अगर वो उसको अप्लाई कर मींस एप्लीकेशन की जाएगी वेंसबरी प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस की, तो उसको उसमें टेस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर कहा कि मस्ट बी फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरीनेस, मनमाने तरीके से फ्री होना चाहिए, और मस्ट नॉट बी अफेक्टेड बाय बायस्ड और एक्चुएटेड बाय द मैलिफाइडनेस। तो यहाँ पर यही पॉइंट्स बताए कि बायस्ड नहीं होना चाहिए और एक्चुएटेड बाय द मैलिफाइडनेस नहीं होना चाहिए। ये जजमेंट्स थी जो इनको रिलाई किया। और दूसरी कई जजमेंट थी ABL इंटरनेशनल लिमिटेड एंड अदर वर्सेस एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड अदर। तो इस प्रकार की कई जजमेंट्स थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रिलाई किया। अब फाइनली उन सारी जजमेंट्स को रेफरेंस देने के बाद यहाँ पर बताया कि जो सबमिशंस थे लर्नड काउंसिल के रिस्पोंडेंट्स के की जो रिस्पोंडेंट के लर्नड काउंसिल थे कि जो प्रोजेक्ट इन क्वेश्चन था वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था, वो एक प्रकार का मेगा प्रोजेक्ट था और कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जब इन द व्यू ऑफ फैक्ट की जो एग्रीमेंट जो है वो ऑलरेडी एंटर हो चुका है बिटवीन द रिस्पोंडेंट BCCL एंड द रिस्पोंडेंट नंबर 8, उसको मींस एग्रीमेंट जो है उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब हाँ भाई कोर्ट ने कहा कि हमने ये पाया है कि जो इम्पिंज डिसीजन था रिस्पोंडेंट नंबर BCCL का, वो जो डिसीजन था वो ग्रॉसली आर्बिट्रेरी था, मनमाना था, गैरकानूनी था, इलीगल था, मतलब गैरकानूनी था, डिस्क्रिमिनेटरी था, भेदभाव से संयुक्त था और वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 मींस आर्टिकल 14 जो संविधान ने आर्टिकल इक्वलिटी दी हुई है उसको हनन कर रहा था। एज हेल्ड अर्लियर द गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं और इंस्ट्रूमेंटलिटीज हैं उनको फेयर मैनर पे मींस रीजनेबल फेयर मैनर पे और पारदर्शिता दिखानी चाहिए जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स के। और एलिमेंट ऑफ आर्बिट्रेरीनेस और जो मनमाना तरीका और भेदभाव जो है वो हैम्पर कर सकता है इंटायर प्रोजेक्ट को, पूरे जो प्रोजेक्ट को खराब कर सकता है, जो कि लोक कल्याण के लिए ठीक नहीं होगा। वी शुड नॉट बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो इम्पिंज जजमेंट थी रिस्पोंडेंट BCCL की जो डिसीजन आया था 6 मई 2024 को, जिसमें टेक्निकल बिड थी अपीलेंट की और डिक्लेयर किया था रिस्पोंडेंट नंबर 8 कि वो सक्सेसफुल बिडर हैं। इसको सेट असाइड किया जाता है और जो भी एक्शन प्रोसेस था, जो एग्रीमेंट था जो एंटर हुआ था, उसको भी सेट असाइड किया जाता है जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 के साथ किया गया था। अब साथ में कोर्ट ने कहा इट शैल बी ओपन फॉर द रिस्पोंडेंट BCCL को रास्ता खुला है कि वो फ्रेश टेंडर प्रोसेस है प्रोजेक्ट के लाए और सेम इन क्वेश्चन एंड जो प्रोसेस करें कानूनी तरीके से। तो यहाँ पर जो अपील थी इज अलाउड अकॉर्डिंगली। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।